स्वागत है आप सभी का चैनल पर। आज के वीडियो में चर्चा होगी भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की नए ज़माने की मुकरियों पर, जो कि वे हिंदी ऑनर्स के सिलेबस में संकलित हैं। 14 मुकरियाँ, इन पर सभी पर मैं चर्चा करूंगी। और अगर किसी अन्य विश्वविद्यालय के सिलेबस में, वैसे तो डीयू के सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे कवर कराऊंगी, और अगर किसी अन्य विश्वविद्यालय के सिलेबस में, किसी अन्य के पाठ्यक्रम में ये संकलित हैं, तो ये वीडियो आपके लिए होने वाला है। वीडियो को अंत तक देखें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को आप एक ही बार में ग्रहण कर पाएँ और समझ पाएँ। तो चलिए बिना समय ज़ाया किए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले तो समझिए, यहाँ पर एक नया शब्द आया है, मुकरी। अब जैसे कि कबीर के दोहे प्रचलित हैं और सूरदास के पद प्रचलित हैं, मीरा के भी पद प्रचलित हैं, ललित के बाख प्रचलित हैं, वैसे ही एक तरीका होता है लेखन का, उसी को मुकरी कहा जाता है। तो एक तो मुकरी का ये अर्थ हो गया सीधे तौर पर, अगर आप इसके ज़्यादा गहराई में नहीं जाएंगे। वहीं दूसरा अर्थ अगर आप लेंगे तो मुकरी का अर्थ होता है पहले कही गई बात से कहकर मुकर जाना, यानी मुख्य रूप से एक प्रकार की पहली नुमा कविता से लिया जाता है, जिसे कह मुकरी भी कहते हैं। कह मुकरी से तात्पर्य है कह कर मुकर जाना, यानी कि पहले कोई बात कही और फिर उससे मुकर गए। तो इसका प्रयोग सबसे पहले हिंदी साहित्य जगत में बात करूं तो अमीर खुसरो ने किया था, और यहाँ पर सखी को संबोधित करके जवाब दिया जाता है। तो काव्य का ये रूप इसलिए प्रयोग किया गया था क्योंकि एक समय ऐसा था जब भारत अंग्रेज़ों का गुलाम था, तो उनके गुलाम होने के साथ में यहाँ के कवियों के लिए काफ़ी मुश्किल हो जाता था भारत की सामाजिक स्थिति को सभी के समक्ष लाना। और लाना भी ज़रूरी था, क्योंकि अगर सबके समक्ष चीज़ें नहीं लाई जाएंगी, पर्दाफाश नहीं किया जाएगा, तो जनता अनभिज्ञ ही रहेगी हमेशा चीज़ों से। तो वे व्यंग का सहारा लेते थे, और ये व्यंग का सहारा ही मुकरियों के माध्यम से भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने लिया था, अंग्रेज़ों की कुरीतियों का, उनकी नीतियों का पर्दाफाश करने के लिए। अब 1884 में, सन 1884 ईस्वी में भारतेंदु हरिश्चंद्र की नए जमाने की मुकरियाँ प्रकाशित हुई थी, और इन मुकरियों में, जैसा कि मैंने अभी बताया ही था, अंग्रेज़ों की कानूनी व्यवस्था पर निरंतर व्यंग करते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। तो अब आ जाते हैं मुकरियों पर। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी लिखते हैं, पहली मुकरी है, सब गुरुजन को बुरो बतावें, अपनी खिचड़ी अलग पकावें, भीतर तत्व न झूठी तेजी, क्यों सखी सज्जन नहीं अंग्रेजी। तो यहाँ पर अंग्रेजी शिक्षा का पर्दाफाश कर रहे हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी इस मुकरी के माध्यम से आधुनिक शिक्षा व्यवस्था पर चोट कर रहे हैं, पर्दाफाश कर रहे हैं उसका भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। तो आज पश्चिमी शिक्षा के कारण विद्यार्थियों में अपने गुरुजनों के प्रति वो सम्मान की भावना नहीं रह गई है जो पहले, यानी कि भारत की प्राचीन संस्कृति में थी। ये बात तो आप देख ही रहे होंगे। थोड़ी बहुत अंग्रेजी सीख लेने भर से चंद लोग खुद को बहुत पढ़ा लिखा समझने लगते हैं, और पढ़े लिखे लोगों को, जिन्होंने भारतीय शिक्षा व्यवस्था में पढ़कर ज्ञान अर्जित किया है, उन्हें हीन समझने लगते हैं, उनका सम्मान करना बंद कर देते हैं, और सही मायनों में वो तुच्छ ज्ञान से, उस थोड़े ज्ञान से भीतर तत्व ना झूठी तेजी, उसका सार तत्व, यानी ज्ञान का सार तत्व और जो मूल्य है, वो कभी उन लोगों ने सीख ही नहीं पाए जो पाश्चात्य शिक्षा व्यवस्था के पीछे सदैव भागते रहे। तो उनके भीतर झूठा तेज है, सही मायनों में उनके पास ज्ञान नहीं है। अगली मुकरी है, तीन बुलाए 13 आवें, निज निज विपदा रोई सुनावें, आँखों फूटे भरे न पेट, क्यों सखी सज्जन नहीं ग्रेजुएट। तो यहाँ पर शिक्षा व्यवस्था जो है उस पर करारी चोट कर रहे हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। अब यहाँ पर तात्पर्य ये निकल रहा है कि बेरोजगार, यानी कि जो पढ़े लिखे लोग हैं लेकिन फिर भी बेरोजगार हैं, उनके पास रोजगार नहीं है। आज के समय में ही आप देखिए, हर दूसरा व्यक्ति आपको ग्रेजुएट मिल जाएगा, लेकिन उसके पास कोई जॉब नहीं है, वो हाथ मलता हुआ घूम रहा है। तो इसी स्थिति का पर्दाफाश कर रहे हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी कि तीन बुलाए 13 आवें। अब एक वैकेंसी पर, यानी कि किसी भी विभाग में वैकेंसी निकलती हैं तो एक सिंगल सीट के लिए लाखों दावेदार होते हैं। तो यही यहाँ पर अर्थ निकल रहा है कि तीन बुलाए 13 आवें, निज निज विपदा रोई सुनावें। सबकी अपनी परेशानियां हैं, अब किसी को अपना घर चलाना है, उसके लिए धन अर्जित करना है, किसी को कुछ अन्य काम करना है, तो इस तरह से सबकी अपनी अपनी परेशानियां हैं जिसका दुखड़ा वे रो रहे हैं। आँखों फूटने भरा न पेट, क्यों सखी सज्जन नहीं ग्रेजुएट यानी पढ़ पढ़ के उनकी आंखें फूट गई हैं, लेकिन फिर भी आज इतनी पढ़ाई के बावजूद भी, इतना ज्ञान अर्जित करने के बावजूद भी वे अपना पेट नहीं पाल सकते हैं, क्योंकि उनके पास नौकरी नहीं है, वे बेरोजगार हैं। अगली मुकरी है तीसरी, सुंदर वाणी कही समझावें, विधवा गण सो नेह बढ़ावें। नेह का अर्थ है यहाँ पर स्नेह। दया निधान परम गुण आगर, सखी सज्जन नहीं विद्यासागर।
तो यहाँ पर ईश्वर चंद्र विद्यासागर, जिनके नाम से आप भली भांति परिचित होंगे, उनके बारे में, उनकी महानता के बारे में चर्चा कर रहे हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। तो यहाँ पर एक सखी दूसरी सखी से पूछती है कि वह कौन व्यक्ति है जो अपनी बात को सुंदर तरीके से, सुंदर वाणी के साथ में, मधुर वाणी के साथ में समझाता है और विधवागण यानी कि विधवाओं के प्रति उनका अत्यधिक स्नेह है, जो दया निधान और परम गुणों की खान है। दया निधान परम गुण आगर, परम गुणों की खान है। तो जवाब में सखी कहती है कि ये सभी गुणों के आगार विद्यासागर है, यानी कि ये व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि विद्यासागर हैं। तो ईश्वरचंद्र विद्यासागर के बारे में तो आप सभी जानते ही होंगे। हिंदू विधवाओं की दयनीय स्थिति देखकर उनका हृदय रो पड़ता था। इस कुरीति को खत्म करने का उन्होंने संकल्प कर लिया था। धर्म ग्रंथों के आधार पर अकाट्य यानी जिन्हें काटा ना जा सके, तो अकाट्य तर्कों के द्वारा उन्होंने यह सिद्ध कर दिया कि विधवा फिर से विवाह कर सकती है, जिसके बारे में इस मुकरी के माध्यम से भारतेंदु हरिश्चंद्र जी बताते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगली मुकरी है चौथी। सीटी देकर पास बुलावे, रुपया ले तो निकट बिठावे, ले भागे मुही खेल ही खेल, क्यों सखी सज्जन नहीं सखी रेल। तो आप सभी को पता है कि अंग्रेजों द्वारा रेलगाड़ी लाई गई थी भारत में, तो यहाँ पर उसी के बारे में चर्चा कर रहे हैं इस मुकरी में भारतेंदु हरिश्चंद्र जी, जिसे आप दो आधारों पर, दो पहलुओं से समझ सकते हैं। एक तो ये कि अंग्रेजों द्वारा कुछ अच्छा कार्य भारत में किया गया था, एक स्थान से दूसरे स्थान पर बड़े ही कम दामों में इंसान जा सकता है। और वहीं दूसरा अगर पहलू आप समझेंगे तो ये हो सकता है कि रुपया लेकर निकट बैठावे, कि जिस व्यक्ति के पास पैसा है, जो उस तबके का व्यक्ति है कि वो रेल में बैठ सकता है, रेल में बैठना अफोर्ड कर सकता है, वही रेलगाड़ी से सफ़र भी कर सकता है। आज के समय में तो जिसके पास अधिक पैसा है वो थर्ड एसी, फर्स्ट एसी, सेकेंड एसी से ट्रैवल करेगा, वहीं जिसके पास कम पैसा है वो या तो जनरल की टिकट लेगा या फिर स्लीपर कोच में ट्रैवल करेगा। तो दो पहलुओं पर आप इस मुकरी को समझ सकते हैं। अगली मुकरी है पांचवी। धन लेकर कुछ काम ना आवे, ऊंची नीची राह दिखावें, समय पड़े पर साधे गूंगी, क्यों सखी सज्जन नहीं सखी चुंगी। चुंगी जो कर व्यवस्था थी उसके बारे में यहाँ पर बात कर रहे हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी, कि किस प्रकार से अंग्रेजों द्वारा विभिन्न स्थानों पर कर लिया जाता था, कर वसूला जाता था। तो उस कर व्यवस्था पर इस मुकरी के माध्यम से चोट करते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी, कि धन वसूल करने के बाद भी, धन लेने के उपरांत भी ये यानी कि अंग्रेज किसी भी तरह से हमारे काम नहीं आते थे, ना हमारा हित सोचते थे, बल्कि खेल मटोल करके हमें घुमाते रहते थे, भारतीयों को घुमाते रहते थे और ज़रूरत पड़ने पर गूंगे हो जाते थे। लिखा है ना, समय पड़े पर साधे गूंगी, यानी गूंगे हो जाते थे, मौन साध लेते थे। तो इस मुकरी के माध्यम से भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने आज की राजनीतिक व्यवस्था पर भी तंज कसा है, यानी कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की संपूर्ण मुकरियाँ जो हैं, नए ज़माने की मुकरी आज भी प्रासंगिक हैं। आज भी अगर आप रिलेट करके देखेंगे तो आज के समय में भी वो उतनी ही प्रासंगिक हो रही हैं जितनी तब जब ये लिखी गई थी, क्योंकि आज की भी स्थिति आप देख ही रहे हैं कि विभिन्न प्रकार से हमसे टैक्स वसूला जा रहा है, लेकिन आप देश की स्थिति खुद ही देख रहे हैं कि वो टैक्स कहीं पे प्रयोग हो भी रहा है या नहीं हो रहा है। आगे बढ़ते हैं। अगली मुकरी है छठी। मतलब ही की बोले बात, राखे सदा काम की घात, डोले पहने सुंदर समला, क्यों सखी सज्जन नहीं सखी अमला। अब यहाँ पर दो शब्द आए हैं जिनका अर्थ आपको नहीं पता होगा। तो यहाँ पर अमला का अर्थ मैं बता दूं, जो कर्मचारी मंडल होता है या फिर प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, उन्हें अमला कहते हैं। और प्रशासनिक अधिकारियों के, कर्मचारी मंडल के दिखावटीपन को इस मुकरी के माध्यम से उकेरा है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने। और यहाँ पर समला का अर्थ होता है जो उनकी यूनिफॉर्म होती है, वर्दी होती है। तो यहाँ पर इस मुकरी में भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने अंग्रेजी शासनकाल में सरकारी कर्मचारियों के रवैये के बारे में कहा है, जो सदा अपने मतलब की ही बात करते हैं और हमेशा दूसरों से अपना काम निकलवाने की घात लगाए बैठे रहते हैं। लिखा है ना, राखें सदा काम की घात, दूसरों से अपना काम निकालने की घात लगाए सदैव बैठे रहते हैं। और सुंदर समला का प्रयोग यहाँ पर किया है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने। इसका अर्थ है सरकारी वर्दी पहनकर वे इधर उधर आम जनता को धौंस जमाते हैं, उन्हें प्रताड़ित करते हैं। आज भी आप स्थिति देखें तो पुलिस को देखकर, कोई वर्दी पहने पुलिस वाला खड़ा है, उसे देखकर हर व्यक्ति दूर से निकलता है कि क्या इनके झमेले में पड़ना। यही स्थिति है ना, क्योंकि सही मायनों में वे वर्दी का ही तो रौब दिखा रहे होते हैं ना, और वर्दी की वजह से ही आम इंसान उनसे डर जाता है। तो इसी स्थिति को इस मुकरी के माध्यम से उकेर रहे हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। अंग्रेज़ों के शासनकाल में सरकारी कर्मचारियों की चांदी ही चांदी थी, जाहिर सी बात है उनकी स्थिति काफ़ी अच्छी थी, और आज का समय भी वैसा ही होता चला जा रहा है।
अंग्रेज तो भारतीयों का शोषण करते ही थे, किंतु भारतीय सरकारी कर्मचारी भी अंग्रेजों से किसी मायने में कम नहीं थे। आज भी आप स्थिति देखिए, यही है कि आज भारतीयों के द्वारा ही, यहाँ के राजनेताओं के द्वारा ही भारत देश को खोखला किया जा रहा है स्वार्थ सिद्धि के लिए, अपने लालच में। तो इन सब बातों को इस मुकरी के माध्यम से आप समझ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगली मुकरी है 7वीं। रूप दिखावत सर्वस लूटें, फंदे में जो पड़े न छूटें, कपट कटारी जिय में हुलिस, क्यों सखी सज्जन नहीं सकी पूरे। ये मुकरी भी लगभग वही अर्थ लिए हुए है जो ऊपर वाली मुकरी लिए हुए थे, कि किस प्रकार से अपना रूप दिखाकर, अपनी वर्दी दिखाकर, अपना पद दिखाकर, उसकी धौंस दिखाकर हर व्यक्ति को लूट लेते हैं ये पुलिस वाले। और इनके फंदे में, यानी कि इनके चंगुल में जो एक बार फंस जाता है वो कभी नहीं छूटता है। विभिन्न प्रकार की धाराएं इत्यादि लगाकर उस गरीब व्यक्ति को, उस अनपढ़ व्यक्ति को ये तंग करते हैं, उसे प्रताड़ित करते रहते हैं। उनके हृदय में कपट रूपी कटारी है तथा गरीबों का भक्षण करने की दुष्टता है। सही मायनों में पुलिस किस लिए होती है? रक्षा करने के लिए होती है, लेकिन ये रक्षक भक्षक बन गए हैं। इस बात को इस मुकरी के माध्यम से उद्घाटित कर रहे हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। आगे बढ़ते हैं। 8वीं मुकरी है, भीतर भीतर सब रस चूसें, हंसी हंसी के तन मन धन मूसें, जाहिर बातन में अति तेजी, क्यों सखी सज्जन नहीं अंग्रेज। तो अंग्रेज़ों की जो छिपी हुई लूट खसोट की नीतियाँ थी, विभिन्न कुरीतियाँ थी, उनको इस मुकरी के माध्यम से चित्रित कर रहे हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी बताते हैं कि अंग्रेज़ों ने अपने छल पूर्वक व्यवहार से धीरे धीरे पूरे भारत पर अधिकार जमा लिया था। भारतीयों को उन्होंने गुलाम बना लिया था और वेतन के नाम पर भारतीयों को चंद पैसे दिए जाते थे। बदले में अंग्रेज़ों द्वारा, अंग्रेज़ अधिकारियों द्वारा भारतीयों से विभिन्न प्रकार के लगान वसूल किए जाते थे। यानी वेतन के नाम पे एक तो पैसा वैसे भी कम दिया, फिर वो सारा लगान के रूप में फिर से उन्होंने वापस ले लिया। तो जब अंग्रेज भारत आए थे तो उन्होंने भारत को आर्थिक दृष्टि से अत्यंत वैभव से संपन्न पाया था। भारत को सोने की चिड़िया तो वैसे भी कहा ही जाता था। भारत लेकिन राजनीतिक दृष्टि से कमज़ोर है और इसी का फ़ायदा उन्होंने उठाया और धोखाधड़ी, अनैतिकता और भ्रष्टाचार के माध्यम से करोड़ों भारतवासियों को गरीबी और भुखमरी के गर्त में धकेल दिया था। आगे बढ़ते हैं। अगली मुकरी है, सतह अठे मों घर आवे, तरह तरह की बात सुनाव, घर बैठा ही जोड़े तार, क्यों सखी सज्जन नहीं अखबार। तो यहाँ पर अखबारों की बात करते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की किस प्रकार से समाचार पत्रों के माध्यम से व्यक्ति को घर बैठे ही देश विदेश की, दूर दूर के इलाके की, सुदूर क्षेत्रों की भी खबर मिल जाती थी। तो तार के समान संपूर्ण देश को, संपूर्ण विश्व को जोड़ने का कार्य अखबार ने किया था, समाचार पत्र ने किया था। तो उसके बारे में यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं, कुछ इसका ज़्यादा गहरा अर्थ है नहीं। आगे बढ़ते हैं। अगली मुकरी है 10वीं। एक गर्भ में 100 पूत, जन्मावे ऐसा मजबूत, करें खटाखट काम सयाना, सखी सज्जन नहीं छापा खाना। तो यहाँ पर छापे खाने की बात कर रहे हैं, प्रिंटिंग प्रेस की बात कर रहे हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी, जिसकी वजह से, जिसके स्थापित होने से भारतीयों को अपनी आवाज़ जनता तक पहुंचाने का, लोगों तक पहुंचाने का एक मौका मिला था, एक जरिया मिला था। तो अंग्रेजी शासन व्यवस्था में सब कुछ नकारात्मक ही नहीं था, कुछ सही चीज़ें भी थीं जो हमारे लिए बाद में काफ़ी सार्थक सिद्ध हो गई थी। तो उनमें से एक छापा खाना भी है कि एक गर्भ में 100 पूत, जन्मावे ऐसा मजबूत, करें खटाखट काम सयाना। तो जो प्रिंटिंग प्रेस होती है, मशीन होती है, उससे एक ही बार में सैकड़ों शब्द छप जाते हैं। तो इसी के बारे में यहाँ पर इस मुकरी में चर्चा करते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। आगे बढ़ते हैं। अगली मुकरी है 11वीं। लिखते हैं, नई नई नित तान सुनावे, अपने जाल में जगत फसावे, नित नित हमें करे वलसून, क्यों सखी सज्जन नहीं कानून। कानून के बारे में, यहाँ पर अंग्रेज़ों की कुरीतियों के बारे में, कानून के शोषणकारी स्वरूप के बारे में चर्चा कर रहे हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी कि नई नई नित्यतान सुनावे। हर बार कुछ नया, कि नए शब्दों का प्रयोग करते हुए नया कानून बना दिया जाता है। अपने जाल में जगत फसावे, और अपने उस जाल में, अपने उस नए कानून में, अपनी उस कुरीति में इस संपूर्ण जगत को फंसा लेता है। नित्य नित्य हमें करे वलसून, और विभिन्न प्रकार के कानूनों से हम वलसून हो जाते हैं, यानी हमारा बल कम होता चला जाता है। आज भी आप स्थिति देख रहे होंगे कि अगर कोई किसी बड़े व्यक्ति के बारे में, किसी हस्ती के बारे में कुछ बोल देता है तो उसको उठा लिया जाता है तुरंत,
तो उसको पुलिस गिरफ्तार कर लेती है, उस पर तरह तरह के केसेस हो जाते हैं और अगर इतना नहीं होता है तो उसे धमकियाँ मिलने लगती हैं या उसे रहस्यमय तरीके से मार दिया जाता है। तो इन्हीं सब के बारे में चर्चा यहाँ पर कर रहे हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। आगे बढ़ते हैं। अगली मुकरी है 12वीं। इनकी उनकी खिदमत करो, रुपया देते देते मरो, तब आवे मोहि करन खराब, क्यों सखी सज्जन नहीं खिताब। अब यहाँ पर खिताब यानी कि पुरस्कार जो कि अब बिकने लगे हैं। आज भी आप फिल्म इंडस्ट्री में देखिए, जो डिज़र्विंग नहीं होता है उसे भी कोई खिताब मिल गया होता है और पहले से ही डिसाइड हो चुका होता है कि किसको कौन सा खिताब मिलेगा और किसको कितने खिताब मिलेंगे। तो खिताब भी अब बिकने लगे हैं। वो उस व्यक्ति को नहीं मिल रहे हैं जो डिज़र्विंग है, जो प्रतिभाशाली है, उसको खिताब नहीं मिल रहे हैं। तो ये खिताब किसे दिया जा रहा है? या तो रुपए देकर खरीद रहे हैं या फिर बड़े लोगों की जो डिसाइड करते हैं कि किसे अवार्ड दिया जाएगा, उनकी खिदमत करने में ये लोग लगे हुए हैं। खिताब की, पुरस्कार की खरीद फरोख्त पर यहाँ पर बात कर रहे हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। आगे बढ़ते हैं। अगली मुकरी है 13वीं। लिखते हैं लंगर छोड़ी खड़ा हो झूमे, उल्टी गति प्रति कूल ही चूमे, देश देश डोले सजसाज, क्यों सखी सज्जन नहीं जहाज। तो यहाँ पर जहाज के बारे में बात कर रहे हैं। अब जहाज जो है दो रूपों में काम आया था भारतीयों के, एक तो यातायात में और दूसरा युद्ध में काम आया। अब यातायात में भी दो रूपों में काम आया। पहला तो यात्रियों के काम में और दूसरा आयात निर्यात के कार्य में। तो यहाँ पर इस मुकरी में जहाज का वर्णन किया है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने, जो लंगर यानी कि पंक्ति छोड़कर खड़ा होकर झूमने लगता है, उल्टी दिशा में भी गतिमान होकर किनारे पर पहुंचा ही देता है और विभिन्न देशों में सज धज कर घूमता फिरता है, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर व्यक्तियों को ले जाने में सहायक होता है जहाज। तो देश विदेश की यात्रा करवाने में जहाज सहायक होता है। तो इन सब बारे में चर्चा कर रहे हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी इस मुकरी में। अंतिम मुकरी पर आ जाते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी लिखते हैं, ये अंतिम मुकरी है कि मुँह जब लागे तब नहीं छूटे, जाति मान धन सब कुछ लूटे, पागल कर मुहि करे खराब, क्यों सखी सज्जन नहीं शराब। तो यहाँ पर शराब यानी कि मदिरा के बारे में बात कर रहे हैं। अंग्रेज जो भारत आए थे उन्होंने भारतीयों को मदिरा का पान इस प्रकार से कराया था या फिर इतना अधिक कराया था कि वे सदैव मदिरा में ही लिप्त रहते थे। और इसके पीछे कारण ये था, अंग्रेज चाहते थे कि ये सदैव मदिरा में ही लिप्त रहेंगे तो ये कुछ अच्छा सोच ही नहीं पाएंगे। देश का अच्छा सोचना तो दूर, ये स्वयं का ही पहले भला सोच लें, वही बड़ी बात है। तो ये उनकी एक नीति थी भारत को और अधिक कमज़ोर करने की, जिसके बारे में इस मुकरी में बात कर रहे हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने शराब यानी मदिरा जो स्वतंत्र भारत को खाई में धकेलने का, गर्त में धकेलने का काम कर रही थी, जिसकी एक बार आदत लग जाए तो व्यक्ति पूरी तरह से मदिरा के वशीभूत हो जाता है। लत लग जाती है व्यक्ति को अगर वो मदिरा इत्यादि का सेवन करना शुरू कर देता है और अपना सारा धन वो व्यक्ति यानी कि भारतवासी इस नशे के पीछे यानी कि अपनी इस आदत के पीछे लुटाकर कंगाल हो जाता है। मदिरा व्यक्ति को शारीरिक रूप से भी क्षीण करती है और मानसिक रूप से भी खोखला कर देती है। इन्हीं सब बातों का इस मुकरी के माध्यम से चित्रण कर रहे हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। तो यहीं पर चर्चा समाप्त होती है। बाकी कुछ अन्य विशेषताएं भी मैं आपको बता दूं, आप नोट कर लीजिए। पहला बिंदु आप नोट करिए कि इन सभी मुकरियों में लयात्मकता और संगीतात्मकता देखने को मिलती है। अगला बिंदु आप नोट करिए, संवाद शैली का प्रयोग यहाँ पर किया है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने, जहाँ एक सखी दूसरी सखी से प्रश्न पूछती हुई नजर आ रही है। अगला बिंदु आप नोट करिए, भाषा में कहीं कहीं आक्रोश दिखाई देता है, जिसे पढ़कर पाठक के मन में क्रांति के भाव का संचरण होता है। अगला बिंदु आप नोट करिए, मुकरियों में गंभीर भाव की व्यंजना की गई है तथा क्रांति का आह्वान दिखाई देता है। इसके बाद में अगला बिंदु आप नोट करिए, स्वतंत्र भारत में व्याप्त विभिन्न समस्याओं जैसे कि बेरोजगारी, भुखमरी हो गई और बेगारी हो गई, अज्ञानता, भ्रष्टाचार और बाह्य आडंबरों और अंधविश्वासों में पूरी तरह से लिप्त होना और भ्रष्ट प्रशासन पर करारी चोट इन मुकरियों के माध्यम से करते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। तो यहीं पर चर्चा समाप्त होती है। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई क्योंकि मुकरियाँ भी 14 थीं और ऊपर से समझा के धीरे से भाग जाने का मेरा कभी रहता नहीं है। मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें बताने का प्रयास करती ही हूँ ताकि आप
बेहतर और बेहतर कर पाएँ। तो वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ, और अगर कोई डाउट या क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन आपके लिए हमेशा ओपन है, आप कमेंट कर सकते हैं। और अगर मेरे द्वारा पढ़ाया हुआ अच्छा लगता है, इस चैनल से आपकी जेन्युइन हेल्प हो रही है, तो वीडियो को लाइक किया करिए और अपना प्यारा सा फीडबैक कमेंट सेक्शन में दिया करिए। मुझे काफ़ी अच्छा लगता है जब मैं बाद में आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स पढ़ती हूँ। बाकी खुद भी चैनल से जुड़िए, अपने साथियों को भी चैनल से जोड़िए, और टेलीग्राम चैनल से आप ज़रूर जुड़ जाना, वहाँ से आपकी काफ़ी हेल्प हो जाएगी। वहाँ पे मैं बहुत सारा स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराती रहती हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट है जो कि कम्प्लीटली। तो पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।